ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपने प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में अपने जो पढ़ा इस कहानी के बारे में कि किस तरह से काकी की जो शुदा है वो सुगंध से जो उस दिन उस आयोजन से बनने वाली मिष्ठान से आ रही थी, क्योंकि ये जो दिन है वो उस काकी के भतीजे बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक है और उस तिलक के आयोजन में बड़ी तैयारियां हो रही है। काकी जो थोड़ा बुढ़ापे के कारण और यूँ समझो कि अधिकतर होता भी ऐसा ही है कि इस अवस्था में जिस अवस्था में काकी है आदमी जो है अपना एक तरह से बचपना महसूस करता है। जिस तरह बच्चे करते हैं ठीक उसी तरह से वो करता है। काकी भी उसी तरह का सब कुछ ये कर रही है। भूख उन्हें लग जाती है और ऐसे पदार्थ जो कई दिनों के बाद मिलते हैं तो जिस तरह बच्चे करते हैं ठीक उसी तरह काकी करते हैं। कमरे में रहा नहीं जाता उनसे, जिस कोठरी में वो रहती है उसमें रहा नहीं जाता और उस सुगंध के पीछे अपने उकड़ू वो आती है, चल नहीं पाती ढंग से, लेकिन उस कड़ा के पास आ जाती है। अब वो जो रूपा है उनकी बहू, वो उसे अकस्मात में देखती है, एकदम से बड़ा क्रोधित हो जाती है। क्रोध में बहुत सारी बातें भी वो उन्हें कहती है और उन्हें वहाँ से तुरंत जाने का आदेश देती है। काकी बड़े मायूस मन से अपनी कोठरी की तरफ चली जाती है। अब आगे क्या घटित होता है अपने प्रेमचंद जी की इस कहानी में पढ़ेंगे। तीसरा खंड है। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। ये एक तरह से परंपरा उस समय के प्रेमचंद जी कह रहे हैं। यूँ प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ के यूँ कहा जाता है कि किसी को अगर उत्तर भारत के जीवन की कोई झलक लेनी है, वहाँ के दुख सुख, वहाँ के रीति रिवाज, त्योहार, संघर्ष, किसानों की हालत, तो उन सब के लिए सबसे बड़ा दस्तावेज जो है वो प्रेमचंद का साहित्य है। आप प्रेमचंद के साहित्य को पढ़कर यह अनुमान कर सकते हैं कि उस तरह उस समाज में उस समय में उत्तर भारत में किस तरह की परंपराएं थी, किस तरह का जीवन था, क्या संघर्ष था, क्या खुशियाँ थी, क्या दुख थे, किसानों की हालत कैसी थी, गरीब आदमी जो किस तरह का जीवन जी रहे थे, साहूकार महाजन किस तरह उनके खाल को एक तरह से समझे कि निचोड़ रहे थे। ये सारा का सारा जीवन आप उनमें देख सकते हैं। उसी की एक झलक अपने इस कहानी के अंदर भी आप देखने को मिल रही है कि भी परंपरा है कि जब भोजन कर रहे हैं तो सभी लोग जब भोजन कर लेंगे तभी जो है उठा जाता है। बीच में उठना एक असंस्कारहीन सा सौदा हो जाता है। ये गए जमाने की बात है, प्रेमचंद जी के समय की बात है। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार कितना खा रहे हैं ये सेवक लोग, उठ क्यों नहीं रहे, अब ये उठे तो हमें मुक्ति मिले, हम तो खा चुके और ये अब तक खा रहे हैं। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिक की बात समझते थे। अब ये जो बातें हैं ये धीरे धीरे जो समझो कि प्रेमचंद जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय में भी जो ये रीति रिवाज है वो उन लोगों के लिए असहनीय हो जाता है जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे समझते हैं कि बेवकूफ़ों की बातें हैं, जबकि ये सारी जो बातें थी ये उस समाज का अपने यूँ समझो कि एक चित्र अपने सामने प्रस्तुत करती है। आज अपने इन सब चीज़ों को कितना गहराई से महसूस करते हैं कि अगर अपने इन सब चीज़ों का और सफाई वगैरह का ये इतना सिस्टम अगर ध्यान रखते तो जिस तरह के समय से अपने जूझ रहे हैं शायद इतना अधिक न जूझते होते। अगर उन परंपराओं को माना जाता, ये हाथ धोने वाली जो परंपरा है, ये जूतों को बाहर उतारने की जो परंपरा है, ये जो सफाई अपनी व्यक्तिगत सफाई है या अपने आसपास के वातावरण की सफाई है, उन सबको ध्यान रखा जाता तो ये सारी चीज़ें जिनसे आज अपने संघर्ष कर रहे थे शायद अपना संघर्ष कुछ आसान हो जाता। बहरहाल कहानी में आगे अपने देखें कि क्या होता है। बूढ़ी काकी, बाहर का वातावरण है, काकी के वहाँ क्या चल रहा है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, उन्हें अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी रहा न गया,
सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाओ। अब एक तरह की प्रतिज्ञा कर ली और अपनी बहू से भी ज़्यादा उन्हें ये समझो कि क्रोध नहीं उस पर आया, क्योंकि जल्दबाजी से कहती है कि मैंने खुद की थी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी। अब अपने मन में सोच रही है सारी चीज़ें। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जीवनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अब समय को व्यतीत करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब कहा कि इस तरह समय को व्यतीत कर रही है और अपने और भोजन के बीच में जो दूरी है उस दूरी को पाटने का प्रयत्न एक तरह से कर रही है। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ न सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगे तो कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार थी। अब अपने मन ही में सारी बातें कर ली कि भाई मैं तो घर की हूँ, तो रूपा शायद यही सोच रही है कि घर वालों को कौन बुलाए, अपने आप आ जाएगी, तो लोग तो सारे खा पी चुके होंगे, अब मुझे भी चलना चाहिए। ये सोचकर जाने के लिए मैं प्रस्तुत होती है। ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाए। अब अपने मन में सारे तरह के मंसूबे, ये प्रेमचंद जी की लेखनी है जो कहानी का एक बिंब अपने सामने प्रस्तुत करती है। अपने कहानी को अगर पूरी तल्लीनता से कहानी में उतर कर अगर कहानी को पढ़ते हैं तो यकीन जाने अपने सामने एक चित्र उपस्थित होता है उस पूरी कहानी का। कविता में बिंब तो अपने पढ़ते हैं, लेकिन कहानी में भी एक तरह का बिंब अपने सामने बन जाता है। ये प्रेमचंद ने जिस तरह से लिखा, जिस तरह साधारण भाषा में गहरे भाव उन्होंने पिरोए हैं, ये उन्हीं की लेखनी का कमाल है। बहरहाल वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं कि नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लो। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? देखो किसी को छूना दो। अब अचानक से अभी इतने सारे लोग हैं, गैर गांव के लोग हैं, गांव के तो है नहीं, तो उन्हें पता हो कि इस घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला भी रहती है, काकी भी रहती है अपने बुद्धिराम की। अब ये तो तिलक करने वाले लोग हैं जो गए गांव से आए, उनके सामने न जिक्र किया कभी बुद्धिराम ने कि उनकी एक काकी भी जीवित है। तो अचानक से वो जब इन मेहमानों के बीच में आ गई तो सबको लगा, अरे ये कौन आ गए? अपने आप को सभ्य कहलाने वाले लोग अगर किसी भूख से त्रस्त व्यक्ति और किसी आयु के अनुसार किसी इस तरह से विरूप होते मनुष्य को देखते हैं तो अपने आप में उन्हें चिढ़ आती है। उन्हें लगता है कि ये जो हालत इसकी है अपनी कभी नहीं होगी, अपने सदैव इसी तरह से तने हुए रहेंगे। लेकिन समय का अपना एक अलग नापतोल होती है, उसकी अलग एक उसका हिसाब किताब होता है। वो सभी को उसी तरह से कर देता है जिस तरह बूढ़ी काकी है। अब ये लोग बूढ़ी काकी को देखकर अकस्मात उठ खड़े, अपने को छू ना दे, पता नहीं ये क्या है, कौन है, इस तरह की गलीच वस्तु उन्हें अपने सामने दिख गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते मिलाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। प्रेमचंद जी लिखते कि जिस तरह कोई कर्जदार, कोई महाजन अपने भगोड़े और बेईमान कर्जदार को जो पैसे ले तो लिए
भाग गया, दिखा नहीं बाद में, और अचानक से जैसे दिखते उसका टेटवा जिस तरह पकड़ लेता है वो महाजन, ठीक उसी तरह से काकी को रूपा के पति बुद्धिराम ने पकड़ा और अंधेरी कोठरी में लाकर धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। अब इन कहानियों की व्याख्या करना विद्यार्थियों आपके लिए बड़ा ही सहज होगा, बड़ा ही सरल होगा। व्याख्या करते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को किसी चीज का अर्थ नहीं करना, बल्कि उसको विस्तार देना है, उसकी व्याख्या करनी है। अब जैसे इस एक पंक्ति को ही आप विस्तार दे सकते हैं कि आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। आदमी कितनी उम्मीद से, कितनी आशाओं से कोई चीज सोचता है, लेकिन वो चीज जब पूरी नहीं होती तो उसे यूं लगता है, ठीक उसी तरह से उदाहरण प्रेमचंद ने दिया कि जिस तरह एक वाटिका है, गर्मियों में चलने वाली लू है, उस वाटिका को जिस तरह नष्ट कर देती है, ठीक उसी तरह आशा रूपी वाटिका जो है एकदम यथार्थ पे के धरातल पे जब आती है तो आशा जो है वो एकदम समझो कि नष्ट विनष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह से मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। देखिए कि जितने मेहमान थे उन्होंने खा लिया, और जितने भी कारू कहलाने वाले ये जो लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, कोई बाजे बजाने वाला है, कोई धोबी है, कोई चमार है, ये सारे के सारे भोजन कर चुके, लेकिन काकी को किसी ने नहीं पूछा। यानी अंतिम पायदान के लोग आ चुके थे, लेकिन फिर भी उस घर की जो मुख्य महिला, जो उस पूरी संपत्ति की मालकिन है, उसको अब तक किसी ने नहीं पूछा। ये हालत हो जाती है बुजुर्गों की जब वो किसी के आश्रय में हो जाते हैं आयु के हिसाब से। अब संपत्ति के हिसाब से तो बूढ़ी काकी किसी से कम नहीं, उनके पास खूब है, लेकिन क्या किया जाए कि उसका मालिक जो है वो अब इस बात सोचता तक नहीं कि ये सारी संपत्ति जो है इसी बूढ़ी काकी की वजह से है। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर, कमजोर ज्ञान पर, ज्ञान उनका छिन्न भिन्न हो चुका है, उस ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। करुणा अगर आई थी अकेली लाडली को, जो उनके लिए कुढ़ रही थी, दुख मना रही थी कि क्यों काकी को आज के दिन भी भोजन से वंचित कर दिया गया है। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सारी पूड़ियां नहीं दे देते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें धीरे देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। अब उसे यूं लगता है कि शायद माँ उसे कुछ न दे, अब घर में बचा है ये भी उसे पता है, लेकिन फिर भी अपने हिस्से की पूड़ियां बचा ली कि माँ न दे तो भी काकी तक ये चीज पहुंच जानी चाहिए। मुझे तो माँ फिर दे देगी क्योंकि मैं माँ की बेटी हूँ, लेकिन काकी माँ को क्या लगती है आज के दिन, कुछ नहीं लगती। अगर वो लगती होती तो क्या वो इनको पहले नहीं खिला देती, अगर ये पहले खा भी लेती। ये छोटा सा बाल मनोविज्ञान भी इस कहानी के अंदर कहीं अपने को दिखता है कि ये छोटा सा जो मन है वो कितनी बातें सोच रहा है कि क्यों काकी को नहीं दे दिया जाता, क्या काकी सारा कुछ खा जाएगी। तो ये तमाम जो बातें हैं प्रेमचंद जी की लेखनी से निकलती है। प्रेमचंद जी को कहा भी जाता है कि वो मानव मन के चित्रे हैं। मानव मन में जितने भी भाव होते हैं उन्होंने अपनी कलम के जरिए उनका चित्र बना दिया। इन शब्दों के माध्यम से एक शब्द चित्र अपने सामने प्रस्तुत होता है, और उन बाल मन की भी एक झलक अपने को मिलती है, और अपने मानते हैं कि कहानी बिल्कुल धरातल पर है, बिल्कुल यथार्थ पर लिखी गई कहानी है। कहीं पर भी अपने को नहीं लगता कि ये बनावट हो सकती है। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण अगर आपने माफ करें कि अपने घर में तो अपने माने के नहीं, लेकिन कहीं अपने आस पड़ोस में कहीं भी ऐसा वातावरण बन जाता है
और विशेष रूप से उन दिनों में जिन दिनों का आयोजन इस कहानी के अंदर हो रहा है। ऐसे दिनों में अपने उन बुजुर्गों को छुपाया जाता है। इसी तरह की कहानी अपने इस संग्रह में और है जो अपने पढ़ेंगे कभी, भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत, उसमें भी इसी तरह का एक वातावरण होता है। आदमी सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को छुपाता है, जिन चीज़ों पे नाज होना चाहिए उन्हें छुपाया जाता है, अपने बुजुर्गों को छुपाया जाता है कि किसी तरह से इनको छुपाए, पता नहीं ये मेहमानों के सामने क्या बोल जाए। तो उसी तरह ये बूढ़ी काकी है, उनके साथ इस तरह का ये घटनाक्रम घटित होता है। बहरहाल चौथे खंड में क्या होता है, रात को 11 बज रही थी, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी, लाडली की आंखों में नींद नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अपने को क्या करना है। और काकी निश्चिंत, उसकी माँ निश्चिंत होकर सो गई। उनके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उसने बहुत महत्वपूर्ण एक जीव को छोड़ दिया है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी महिला जिसकी वजह से सब कुछ है, वो उसे आज के दिन और इस शुभ दिन में उसने वंचित कर दिया है। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चले। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे, ये बाल में है, हनुमान जी बैठे हुए, उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंख बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। अब उसे नींद नहीं है, अपनी काकी को जब तक नहीं खिलाती उसे नींद आ भी कैसे सकती है। सबसे ज़्यादा अपने बुजुर्गों के बारे में सोचने वाले यही बच्चे होते हैं, क्योंकि इन बच्चों को उनसे आसरा भी मिलता है। उनकी जो बातें हैं वो उन बच्चों को बड़ी प्रिय लगती है। अपने ज़माने की बातें जब ये बुजुर्ग बताते हैं तो बच्चों को एक बात की यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बच्चे बार बार उनसे वो बातें पूछते हैं कि आपके ज़माने में क्या था, आपकी जब शादी हुई तब आपकी उम्र क्या थी, आपका दूल्हा किस तरह से आया था, आपके लेडी संगीत हुआ था, आपके ये बच्चे सब तरह की बातें उन बुजुर्गों के सामने करते हैं। उसी तरह का ये लाडली है। ये लाडली छुपा के रखी उसने पूड़ियाँ कि माँ को पता ना चले। और जब मैं ये पूड़ियाँ लेके अपनी दादी के सामने जाऊँगी तो दादी कितना प्रसन्न होगी, कितना खुश हो। बस उसी एक खुशी को देखने के लिए सारा का सारा एक तरह से कहें कि रिस्क उसने उठा लिया। और ये कुत्ता जो था वो उसे एक तरह से धीरे दे रहा है कि आ जाओ, कुछ भी नहीं है, सारी स्थिति अपने नियंत्रण में है, तुम जा सकते हो। अगले खंड में जो 5वां खंड है कहानी का, बूढ़ी काकी को केवल स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए ले जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गए। अब काकी को मात्र इतनी बात याद थी कि किसी ने उनके हाथ पकड़ के घसीटे, अब मूर्छित हो गई काकी। डर से और साथ में अपनी आयु की वजह से उनमें उतनी ताकत नहीं है, और जिस तरह से भतीजे को देखा उन्होंने वो डर गई। और इसी डर के कारण और इसी छीना झपटी के अंदर, इसी एक तरह से अत्याचार की वजह से काकी मूर्छित हो गई। उन्हें मात्र इतना याद रहा कि किसी ने उसके हाथ पैर पकड़कर घसीटे। फिर क्या हुआ उन्हें कुछ मालूम नहीं, वो मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी के जरा भी आहट न मिलती थी, एकदम सुन हो गई। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या था, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुन नहीं ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी दया भी नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखा। मैं पेट की रोटियां ही खाता हूँ कि और कुछ। अब काकी ये सारी बातें सोच रही है। भले ही हत ज्ञान है, प्रेमचंद जी ने कहानी में लिखा, उनका ज्ञान कमजोर है, लेकिन भावना को प्रत्येक व्यक्ति समझता है। अगर आपकी मानसिक शक्ति, अगर सामने कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मानसिक शक्तियाँ उतनी प्रबल नहीं है, वो वृद्धावस्था के कारण विस्मृति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बढ़ने वाला स्नेह का हाथ और उसकी तरफ उठने वाला एक मारपीट वाला हाथ, इन दोनों चीज़ों को समझता है। मारा न जाए तो भी अगर उसकी तरफ हाथ उठता है तो इतने में वो समझ जाता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। और अगर उसे प्रेम से कुछ खिलाया जाता है तो भी उसे पता चल जाता है कि उसके लिए क्या होता है। बूढ़ी काकी सारी बातें ये सोच रही है कि क्या मेरा पेट काटने से इनके धन जुड़ जाएगा।
इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आई कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखा। जो एकदम यूँ समझो कि मरने की कगार पे है, उसका दिल रोटी के खातिर क्यों दुखाया जाए। क्या ऐसा भी उन लोगों ने नहीं सोचा? और क्या मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ, इसके अलावा मैं क्या करती हूँ? और तो कुछ नहीं, जितना मेरे पेट में आता है उतना ही तो खाती हूँ मैं अंधी अपाहिष्ट है, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आता मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी, जब तक ही न दी। अब क्या करें? जब उस समय भी नहीं दी तो अब मुझे कोई नहीं देगा। बूढ़ी काकी, एक बूढ़ी महिला अब भूखी सी नींद कैसे है? वो बार बार इसी तरह का उपकर्म कर रही है, इसी तरह से सोच रही है। ये विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। इस बात से निराशामय संतोष के साथ लेट गई कि उस समय नहीं दिया तो अब कौन देगा? कोई नहीं आएगा काकी, तो संतोष धारण कर ले। तो बड़ी निराशा का संतोष उन्होंने धारण किया। गलानी से गला भरभराता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। अभी भी उसे लग रहा था कि मेहमान रोने। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठाया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी? लाडली का नहीं, ये मेरे हिस्से की। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। अब प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जैसे बरसात होती है तो बरसात में थोड़ी सी बरसात से ठंड होती नहीं, बल्कि जमीन के अंदर से जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी से उमस और अधिक हो जाती है। तो काकी को इन थोड़ी सी पूड़ियों से उनकी जो क्षुधा है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो भूख है, वो और अधिक प्रबल हो गई। तो उन्होंने कहा कि जा बेटा अपनी माँ से कुछ और मांग। तो लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे हो। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। अब संतोष रूपी सेतु जो था काकी का, वो टूट गया तो इच्छाओं का भाव अपरिमित हो गया। वो उसकी कोई सीमा नहीं थी, पानी की तरह बह गया इधर से उधर से। अब काकी उसी बहाव के अंदर क्या कहती है, मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित अनुचित का विचार जाता रहा। अब क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये विचार अब जाता रहा। अब उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो ये कि अपने पेट में कुछ पूड़ियां मैं और उतारूं, और वो कैसे आ सकती है, इन्हीं विचारों के अंदर है वो। तो क्या बोलती है लाडली से कि मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। अब ये कमजोर है, भूख में बेहाल है और ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं है, तो जूठे पत्तलों से वो पूड़ियां चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तलें चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा जो है, प्रेमचंद जी कहते हैं, इच्छाओं का, इच्छा रूपी रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। कौन सा केंद्र? अपना पेट जो है उन्हें भरना। और काकी की ये सारी स्वादेंद्रियां थी, उनके स्वाद में स्वाद आनंद आ रहा था उन्हें। वो भूल गई थी वो जो ये कार्य कर रही है वो कितना गलीज कार्य कर रही है, कितना बुरा कार्य कर रही है। ये जूठे पतलों के अंदर से चुन चुन कर वो खा रही है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उन्हें मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही। रूपा का हृदय सन्न हो गया।
अब रूपा भी ब्राह्मण महिला है और इस तरह का जो ये घटनाक्रम दिख रही है वो बिल्कुल शून्य हो गई, बिल्कुल शून्य हो गई कि मैं क्या देख रही हूं। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलने पर, छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उसमें कोई गाय को काट रहा है और उस गाय को काटते हुए देखकर जो अवस्था किसी की हो जाती है वो अवस्था इस समय उसकी हो गई। एक ब्राह्मणी दूसरी को जूठी पतले टटोले, इससे एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पतले टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। इससे बुरा दृश्य प्रेमचंद कहते हैं कि वो देख नहीं सकती। अंतिम सोपान पर अपनी कहानी है, आप सुनिए। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। जब इतना बुरा कार्य कोई होता है, इतनी एक बुजुर्ग महिला जूठे पत्तलों की जूठ खा रही है और वो उस जाति की महिला जिसे प्रेमचंद के समय में और आज भी अपने माने ब्राह्मण जाति जो है वो अपने आप में अपने कर्मों की वजह से, अपने संस्कारों की वजह से श्रेष्ठ है। यूँ शिक्षा के ज्ञान के प्रचार प्रसार की वजह से सभी श्रेष्ठ हैं, सभी अपने 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 विकास के अंदर लगे हैं और सबने अपना विकास निस्संदेह किया है। लेकिन फिर भी जिस जाति के अंदर अधिक श्रद्धा उस दौर में थी, वो बात प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि वो दृश्य देख करके कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध नहीं आया, शोक के सम्मुख क्रोध था। वो शोकाकुल है इस समय, तो उसे गुस्सा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी क्रोध नहीं आ रहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, वो डर गई कि इतना बुरा कार्य हुआ है तो निसंदेह कोई आपत्ति आएगी और कार्य करने वाले पर आपत्ति। पहले भी प्रेमचंद जी ने रूपा का जो वर्णन अपने सामने किया उसमें उन्होंने लिख दिया था कि रूपा धर्म से बड़ा डरती है, तो इसी धर्म के भय की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य कर लेती है। अब ये जो देख रही है तो ये धर्म के बिल्कुल विपरीत कार्य है, इसीलिए वो शोक और दुख के अंदर करुण हो गई है। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, ये प्रश्न अपने आप से पूछता है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया कर, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अपने धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं। ऐसा ही रूपा का चरित्र प्रेमचंद जी ने दिखाया और एक तरह से उस पूरे वर्ग को उन्होंने समेटा है, जो वर्ग अपने आप में बड़ा उच्च माना जाता है और इस तरह का गलीच कार्य करने से भी नहीं चूकता। तब वो कह रहे हैं कि मुझे इस अधर्म से बचाना, मेरे परिवार पर दया दृष्टि रखना। रूपा को अपनी स्वार्थ करता हुआ अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिखी थी। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय है, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बन रही थी। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो वृद्धा असहाय है। अब ये तमाम बातें रूपा को अपने द्वारा किया गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी बुरा कार्य करता है तो जिस दिन उसका अपने आप से सामना होता है, उस दिन उसे निसंदेह ये ज्ञात हो जाता है कि उसने बुरा कार्य किया। अब रूपा के सामने प्रत्यक्ष ये सारी घटना एकदम आ गई। उसे लगा कि अपने नाम की वजह से इतना खर्च मैंने किया कि लोग वाहवाही करें कि रूपा ने इतना कुछ किया, लेकिन जिसकी वजह से हजारों रुपए मैंने आज तक खाए हैं, उसको मैं एक दिन रोटी नहीं दे सकी। और इतने शुभ दिन कि जिस दिन इतने लोगों ने खाया, तो अपने आप से बहुत निराश है, अपने आप से बहुत दुखी है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्ग के पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वो परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त हुआ। अब बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देकर स्वर्गिक सुख की प्राप्ति हो रही है, और वो सुख जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता, बूढ़ी काकी को नसीब हो रहा है। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी हृदय से बिल्कुल निर्मल है, जिस तरह बच्चे। प्रेमचंद जी लिखते हैं अंतिम पंक्तियों में कि भोले भाले बच्चों की भांति बूढ़ी काकी हो गई, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है।
बूढ़ी काकी वैसे सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही है। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। अब तक काकी ने जितनी बद्दुआएं और जितना कोसा अब वो सारा भूल चुकी है और उनके एक एक रोम से, मनुष्य के जितने शरीर में जितने रोम होते हैं उन प्रत्येक रोम से सदिच्छाएं निकल रही है अपनी बहू के लिए और सारा जो अब तक उन्होंने सोचा था वो तमाम भूल चुकी। ये थी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी। निसंदेह आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इसे मन से पुनः अपने पुस्तकों से पढ़ेंगे और व्याख्या के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। कहानी में से प्रश्न और व्याख्या दोनों आपसे